डीएसआर किसान भाइयों जय बलराम। तो भैया जैसा कि आप लोगों को इंतजार था, डीएसआर पद्धति पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किस तरह से मैनेज किया गया और किस तरह से हमने उसमें खाद शेड्यूल वगैरह और 9 इंच सीड ड्रिल अपनी सिंपल वाली से किस तरह से उसमें बोनी की, ये सब देखने के बाद अब फसल हो गई है अपनी क्लियर 10 दिन की अवस्था पर। अब हम बताएंगे कि इसमें पानी का किस तरह से शेड्यूल किया है और किस तरह से इसमें आगे मैनेजमेंट करेंगे। खरपतवार जो प्री इमरजेंस अपन ने डाला था पैराजोसल्फूरान, उसका क्या इफेक्ट रहा है। तो बात करते हैं इसकी वैरायटी की। तो यह है वैरायटी 1847 जो कि पूसा अनुसंधान नई दिल्ली से पिछली बार ब्रीडर जो अपन को टीएल में कन्वर्ट करके मिलता है वह लगाया गया था और उससे अपन ने तैयार किया फाउंडेशन F1। और F1 तैयार करने के बाद अपन ने उसमें क्या किया है कि लगभग 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें बीज दर रखी है। इसकी यदि अपन खाद शेड्यूल की बात करें तो जैसा कि हमने पिछली बार ही बताया था कि खाद में ऐसा कुछ नहीं है। 15 से 25 किलो अपना जो खाद है उसमें लगभग 40 किलो सिंगल सुपर और अपना एक तो सल्फर 5 किलो और 20 किलो डीएपी और 15 किलो सिंगल सुपर, इस तरह से 40 किलो खाद मिलाकर अपनी ऊपर जैसे अपन गेहूं बोते हैं जिससे कि पुड़ जाए दाना, उस तरीके से अपन ने सीड ड्रिल चलाई। और ज्यादातर हम जैसे बोलते हैं कि काली मिट्टी के लिए तो डीएसआर वरदान है, क्योंकि काली मिट्टी जैसा हमारा खेत है, एक खेत हमारा पिछले जो सोयाबीन के साथ हमने जो वीडियो डाला था उसमें जो खेत बताया था वह है सेरा माटी, जिसको अपन पीली माटी मिक्स बोलते हैं, सेरा खेत बोलते हैं। और ये है शुद्ध काबर काली मिट्टी का जो खेत है। तो यदि हम मूंग का जो खेत था तो इसकी बात करें तो मूंग के क्लियर मूंग उगी है और पैराजोसल्फूरान जो प्री इमरजेंस रहते हैं इसमें क्या रहता है, अपनी जो फसल के दाने हैं वह उगने से नहीं रुकते। और दूसरा ये है कुछ खरपतवार पैराजोसल्फूरान से कंट्रोल होता भी है तो कुछ नहीं भी होता। तो यहाँ पर कुछ खरपतवार जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये जो खरपतवार है, और वहाँ देखिए आप मूंग जहाँ पर थ्रेसर चला था तो वहाँ पर मूंग भी बहुत सारा दिख रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपना कोटेवा कंपनी का नोविक्सिट होता है, जैसे नोमिनो गोल्ड होता है, उसी तरह से नोविक्सिट 2.3 उसको अपन 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें जब ये फसल 20 से 25 दिन के बीच में हो जाएगी तो हम 22-23 दिन की अवस्था पर इस पर पहला पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। और फिर देखेंगे कि इसमें किस तरह से खरपतवार और ये जो मूंग वगैरह के जो पौधे उग रहे हैं वह कंट्रोल हुआ है या नहीं, क्योंकि हम जो भी करते हैं वह लाइव खेत में ही करते हैं और लाइव ही उसके खेत में आकर वीडियो बनाते हैं। आगे चलेंगे किस तरह से हमने एक बैकअप रोपा रखा है। यह है वैरायटी पूसा बासमती 1847, 115 से 120 दिन वैरायटी है। इसकी उत्पादन क्षमता यदि रोपा पद्धति की बात करें तो 28 क्विंटल तक इसकी उत्पादन क्षमता है, 28 से 30 क्विंटल तक। और यदि अपन हमारे एवरेज की बात करें तो इसने हमको 25 क्विंटल के आसपास इसने हमको एवरेज दिया है रोपा पद्धति से। तो वैरायटी है 1847 पूसा अनुसंधान नई दिल्ली की, क्योंकि पूसा बासमती की सभी वैरायटियां वहीं से रिलीज होती हैं। यहाँ साइड से आप देखेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा। पानी की बात करें तो जैसे पाइप डला हुआ है, इसमें कोई नोजल नहीं लगाया हमने। तो ये सिंपल अपना छोपा पानी जो अपन गेहूं में डालते हैं, गेहूं में लगाते हैं, उसी तरह से खुला पानी हमने इसमें लगाया। जबकि है पिलाऊ चला हुआ खेत है, अच्छा पानी लिया इसने, बैठक ली पानी ने। उसके बाद भी धान के जो बीज हैं हमारे गले नहीं है, इसीलिए इसमें 25 किलो प्रति एकड़ हमने सीड रेट रखा था, जिससे कि कुछ दाने यदि नीचे ज़्यादा चले जाएं तो गलने की समस्या हो या कुछ भी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस सीड ड्रिल को हमने इस तरह से चलाया था कि जिससे कि 1-1.5 इंच पर सीड ड्रिल जो है चले और अपना दाना सिर्फ पुड़ जाए। और अब हम आगे चलते, ये जो आप रोपा देख रहे हैं यहाँ पर ये है लगभग 40 किलो का रोपा है। और ये जो 4 एकड़ पूरी जगह है, 3 एकड़ है और 1 एकड़ इधर, और वहाँ पर दूसरी 18-24 का रोपा डला है। तो ये 4 एकड़ इसके लिए भी बैकअप रोपा डाला गया है। यहाँ पर ये जो जगह है 75 डेसिमल की
2 गड़ैयाँ हैं, तो इनके लिए हमने 1.5 एकड़ का बैकअप इस पर शामिल किया है। इनकेस यदि 25 दिन में अपन को फसल में रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि पद्धति आपकी सक्सेस नहीं होगी। हो सकता है कि कभी कभी खेत रिस्पॉन्स ना दे, फसल रिस्पॉन्स ना दे, तो अपन इसमें सीधा ये गड़ैया बनी है कैचबेल चलवाएंगे, खेत मचवाएंगे और इस रोपा बैकअप रोपा को इसमें लगवा देंगे। क्योंकि वैरायटी एक ही है तो मिक्सिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बीज घर का है तो अपन को अनावश्यक खर्चा भी नहीं आया। इसीलिए हमने किसान भाइयों को इसका जो बीज है 45 रुपये किलो, 50 रुपये किलो और लास्ट में 60 रुपये किलो भी, इससे ज़्यादा हमने किसी को नहीं दिया है, जो कि दुकानों पर 150, 120 और 130 जो दूने तिगने दाम में मिलता है। जबकि ऐसा नहीं है कि आप हाइब्रिड कोई लेकर आएंगे तभी आपकी बासमती होगी। आपके पास बीज ओरिजिनल हो तो उसको आप 3 साल आराम से चला सकते हैं। जैसे इस खेत में नीचे ज़्यादा खेत है, तो इसमें निचले खेत में क्या हुआ कि पानी का भराव ज़्यादा रहा और ऊपर से बारिश भी हो गई है, तो थोड़ा सा पीलापन इसमें दिख रहा है। तो इस पीलेपन को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि इसमें अभी 3 बेसल डोज डलेंगे। और इसमें खरपतवार ज़्यादा उगा भी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पहले ही प्लान किया गया था, पिलाऊ चलाकर इसमें चना की फसल ली और उसके बाद मूंग की फसल ली और इसके बाद अपन धान की फसल ले रहे हैं। तो पिलाऊ इसमें इसलिए चलवाया था कि जब अपन बरसात के समय में इसमें DSR धान लगाएंगे तो वहाँ पर खरपतवार कंट्रोल नहीं होगा या थोड़ा सा कंट्रोल करने में आसानी होगी, इसलिए इसमें पिलाऊ पहले ही चलवा दिया था। तो ये है अपनी DSR पद्धति। तो जुड़े रहे, ऐसे ही लाइव अपडेट आपको खेत में आकर हम देते रहेंगे, किस तरह से हमारी DSR रिस्पॉन्स दे रही है और किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे, क्या क्या उसमें खरपतवार नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करेंगे और क्या स्प्रे या दवाई खाद शेड्यूल वगैरह हम इसको ग्रो करने के लिए करेंगे। ये सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय बलराम, धन्यवाद।